हेलो साथियों, नमस्कार। लाइफलाइन क्लासेज बाड़मेर की तरफ से कक्षा 12वीं में अध्ययनरत उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 12वीं में अध्ययनरत के साथ साथ भूगोल विषय लेकर अध्ययन कर रहे हैं, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए आज हम लेकर आए हैं तीसरा अध्याय, जिसमें तृतीय अध्याय के अंदर भू संसाधन तथा कृषि संबंधी समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं साथियों, भू संसाधन क्या है। इस पृथ्वी के ऊपर जो संसाधन सबसे मूल्यवान अगर कोई है तो है वो भूमि। भू उपयोग, भूमि का क्या क्या उपयोग है। आज के ज़माने में भूमि के कई उपयोग हैं। भूमि उपयोग संबंधी अभिलेख रखना या जमीन के संबंधी समस्त अभिलेख रखना भू राजस्व विभाग का प्राथमिक कार्य है। भारत की प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग का है। ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में भू अभिलेख संबंधी पूरा डाटा रखना ये काम राजस्व विभाग का है। और इसके अगले पायदान में आपको पढ़ने को मिलेगा भू उपयोग वर्गीकरण। एक ज़माना था जब हम अमूमन पढ़ा करते थे ज़मीन के कौन कौन से उपयोग है। अमूमन ज़मीन खेती या आवास के रूप में प्रयोग हुआ करती थी। समय बढ़ता गया, जनसंख्या तेज़ गति से बढ़ती गई, बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग बढ़ती गई, तो आज के ज़माने में भू उपयोग के प्रकार अलग अलग होते गए। जैसे नंबर 1, वह इलाका जहाँ केवल और केवल वन क्षेत्र है, उन्हें वनों के अधीन क्षेत्र। नंबर 2, बंजर वह व्यर्थ भूमि, ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, जैसे कोई बस्ती बना दो, आवास बनाई गई, सड़कें बनाई गई, दुकानें बनाई गई, उद्योग बनाए गए या तमाम प्रकार के सार्वजनिक स्थान बनाए गए, वो सब ज़मीन के ऊपर ही बनाए गए हैं, तो वो ज़मीन कृषि कार्य में प्रयुक्त नहीं होकर गैर कृषि कार्य में काम आई है। अगला स्थायी चारागाह क्षेत्र। स्थायी चारागाह क्षेत्र के अंदर जिसे आप साझा संपत्ति संसाधन भी कह सकते हैं। और 5 नंबर है विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र। 6 नंबर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वह भूमि तकनीकी द्वारा सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। जमीन कृषि योग्य है लेकिन ऐसे ही व्यर्थ पड़ी है, अगर हम उसे तकनीकी के माध्यम से सुधार करके अगर उसे कृषि योग्य बनाना चाहें तो हम उसे कृषि योग्य बना सकते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि, भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भूमि को प्रति या रखना, पड़त के रूप में रखना एक सांस्कृतिक चलन है। पुराने ज़माने में अमूमन ऐसे मान लिया जाता था अगर हम ज़मीन को बार बार जोतेंगे तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होगी, इसलिए उस ज़मीन को कुछ समय के लिए हम पड़त के रूप में छोड़ दें ताकि उस ज़मीन की उर्वरा शक्ति मजबूत हो जाए। पुरातन प्रतिभूमि। और 9 नंबर है निवल बोया क्षेत्र, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई वह काटी जाती है, इसे निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। और इसी टॉपिक के अंदर आपने भू उपयोग वर्गीकरण पढ़ें।
सामान्यतः कक्षा 12 भूगोल विषय के 3 अध्याय में मानव भू उपयोग वर्गीकरण के 9 प्रकार बताएं। अमूमन ऐसा पूछ लिया जाता है कि आज के ज़माने में ज़मीन के कौन कौन से उपयोग हैं। सामान्यतः भू उपयोग के 9 वर्गीकरण पढ़ने के बाद आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे भारत में भू उपयोग परिवर्तन। हमारे देश में भूमि के उपयोग के परिवर्तन के 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 अर्थव्यवस्था का आकार। नंबर 2 आपको बताया समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव और समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होना। आज धीरे धीरे कृषि कार्य में लोगों का मन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोग कृषि कार्य के अलावा द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में ज़्यादा समय दे रहे हैं। समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और साथ ही ये 3 टॉपिक पढ़ने के बाद आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? वो महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में फसल ऋतुएं कितने प्रकार की है। तो भारत में फसल की ऋतु 3 प्रकार की है। नंबर 1 खरीफ, नंबर 2 रबी और नंबर 3 पे आएगा जायद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ढंग से पढ़ें। भारत में फसल ऋतु के 3 प्रकार है, खरीफ, रबी, जायद। अपनी भाषा में कहें तो उनाड़ू, शियाड़ू और जायद। अगला टॉपिक जिसमें आप पढ़ेंगे खरीफ फसल। खरीफ फसल के अंदर आप अच्छी तरह से देखेंगे कि ये फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ अधिक बोई जाती है। अमूमन हम देखते हैं हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम जब मानसून के साथ बारिश होती है तो हमारे यहाँ खरीफ की फसलें बोई जाती है। ये फसलें उष्ण कटिबंधीय फसलें कहलाती हैं, जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर। अपने इलाके के अंदर अमूमन जो फसलें बोई जाती है, जैसे हम पश्चिमी राजस्थान से हैं तो पश्चिमी राजस्थान में खरीफ की ऋतु में बाजरा, मूंग, मोट, गवार, तिल अमूमन ये फसलें बोई जाती है। जो समय है जून से लेकर सितंबर तक। प्रश्न आ सकता है खरीफ की फसलों के बारे में। और रबी की फसल जिसे अमूमन सियाड़ू फसल कहते हैं, अक्टूबर माह से मार्च माह तक रबी की फसलें बोई और काटी जाती है। शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसलें बोई जाती है इसमें, और जैसे चना, गेहूं और सरसों। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रबी फसल के बारे में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि रबी फसलों को किस समय बोया जाता है, किस समय इनको काटा जाता है, कौन कौन सी फसलें रबी है, कौन कौन सी फसलें खरीफ है। और तीसरा आएगा जायद फसल। एक अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो बहुत ही कम समय तक चलती है। इसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां और सारे की फसलें आती है। अप्रैल से लेकर जून माह तक अमूमन इन सब्जियों को तैयार किया जाता है। तो आप ये जो मैंने आपको सब्जियां बताई है, तरबूज, खीरा, ककड़ी, सारे की फसलें और अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु की फसलें, इन्हें अमूमन जायद फसलें कहा जाता है। 3 प्रकार की फसल ऋतुएं पढ़ने के बाद हमारे सामने एक टॉपिक आएगा कृषि के प्रकार। नंबर 1 कृषि का कौन सा प्रकार है? सिंचित कृषि। नंबर 2 वर्षा निर्भर बारानी कृषि। अगर हमारे पास भूमिगत या धरातल के ऊपर किसी भी प्रकार की पानी की कोई समस्या नहीं है, जैसे हमारे यहाँ नहरों का जाल है या भूमिगत पानी की व्यवस्थाएं भरमार है, तो हम सिंचित रूप से खेती कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमें पूर्ण रूप से बरसात के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसी खेती
वर्षा निर्भर बारानी कृषि कहलाएगी। सिंचित कृषि पंजाब हरियाणा जैसे राज्य जो बड़े नहरी तंत्र के जाल से जुड़े हुए हैं और जिनके किनारे सदाबहार बारहमासी नदियां चलती है, वे इलाके पूर्ण रूप से सिंचित कृषि पर निर्भर है। अगला टॉपिक बारानी कृषि के प्रकार। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है बारानी कृषि के कितने प्रकार है, सीधा सीधा सवाल होगा 2, शुष्क भूमि कृषि और दूसरा होगा आर्द्र कृषि भूमि। ये बारानी कृषि के प्रकार है। फिर टॉपिक आएगा खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल में नंबर 1 अनाज और नंबर 2 दाल, ये दोनों खाद्यान्न फसल कहलाती है। हम इनके दोनों में अनाज और दाल को अलग अलग पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे अनाज। अनाज में अंदर आप देखेंगे हमारे देश में भारत में 54% भाग पर अनाज बोया जाता है। यानी हमारे देश में जितने भाग पर खेती होती है उसके कुल भाग के 54% भाग पर अनाज बोया जाता है। विश्व पूरे संसार की बात करें तो भारत में 11% अनाज पैदा करता है दुनिया में। और तीसरे नंबर पर आएगा अनाज उत्पादन करने में भारत अमेरिका व चीन के बाद दुनिया में तीसरे पायदान पर है। उत्तम अनाज चावल और गेहूं उत्तम अनाज की श्रेणी में आते हैं। मोटा अनाज ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सभी फसलें अनाज की श्रेणी में आती है। वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। और साथ ही अगला टॉपिक आएगा चावल, जिसको अमूमन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आप देखोगे भारत के अंदर निवास करने वाली अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन क्या है? सीधा सीधा आंसर होगा चावल। उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि चावल फसल के बारे में लिखिए, या चावल कैसी फसल है? उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल कहलाती है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उस इलाके का नाम बताइए जहां सर्वाधिक चावल सिंचित तरीके से बोया और पैदा किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान। यहाँ पूर्ण रूप से सिंचित तरीके से खेती करके चावल की पैदावार ली जाती है। अगला टॉपिक आएगा पश्चिम बंगाल। जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती है। पश्चिम बंगाल की जलवायु बड़ी अनुकूल है और अनुकूल होने के बाद कारण एक वर्ष के अंदर चावल की 2 या 2 से 3 फसलें वहाँ बोई और पैदा की जाती है। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 फसलें कौन सी है? नंबर 1 ओस, अमन, बोरो। ओस, अमन और बोरो, ये चावल की 3 प्रमुख फसल है। और भारत के हिमालय वह उत्तरी पश्चिमी भाग में यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु में खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। विश्व में हमारा देश हमारे पड़ोसी मुल्क चीन के बाद 22.07% चावल उत्पादन कर दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हरित क्रांति के कारण हमारा हरियाणा और पंजाब राज्य सिंचित कृषि करके भारत में चावल उत्पादन की स्थिति में टॉप पर है। और अगला टॉपिक आप जो देखेंगे वो होगा आपका गेहूं। भारत में चावल के बाद अगर खाया जाने वाला कोई अगर अनाज है तो वो अनाज है गेहूं। और भारत
इस दुनिया का 12.5% गेहूँ उत्पाद करता है। गेहूँ शीतोष्ण कटिबंधीय फसल कहलाती है। गेहूँ रबी फसल होने के कारण यह सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। जब रबी की फसल है गेहूँ, तो जहाँ जहाँ सिंचाई के साधन प्रचुर मात्रा में है, उसी इलाके में गेहूँ सर्वाधिक बोया जाता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र में 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। भारत में गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बेहतरीन स्थिति में है। पंजाब में और हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टर से भी अधिक है। इस बात से हमें पता चलता है पंजाब और हरियाणा में 1 हेक्टर के ऊपर 4000 किलोग्राम गेहूं की पैदावार होती है। तो वे राज्य टॉप स्थिति में हैं गेहूं उत्पादन करने में। फिर आएगा जवार। जवार मोटा अनाज कहलाता है और यह दक्षिणी व मध्य भारत के क्षेत्र की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत का महाराष्ट्र राज्य देश का आधे से अधिक जवार उत्पादन करता है। भारत के दक्षिणी राज्यों में यह खरीफ और रबी दोनों की ऋतु में बोया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एकमात्र जवार भारत के दक्षिण राज्यों के अंदर रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है और यह सारा फसल भी कहलाती है। और अन्य उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य जवार उत्पादन करते हैं। बाजरा। बाजरा पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण फसल है। भारत के पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी भाग में गर्म व शुष्क जलवायु में बाजरे को बोया जाता है और यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में भी बोया जाता है। बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा ये बाजरा उत्पादन में ढंग की स्थिति के अंदर है। मक्का एक खाद्य तथा सारा फसल है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश मक्का उत्पादक राज्य कहलाते हैं। और मक्का टॉपिक पढ़ने के बाद अगला टॉपिक है दलहन। दलहन फसल वेरी इंपॉर्टेंट है। वे फसलें जिनसे दाल बनाई जाती है उन्हें दलहन फसलें कहते हैं। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होने के कारण दालें शाकाहारी भोजन का प्रमुख संघटक है। दाल फलीदार फसल है और नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक राज्य है। हमारे देश में प्रमुख दाल अरहर, चना, मूंग और तरूर मानी जाती है। और ये जो दलहन फसल है ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चना उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। यह वर्षा आधारित फसल कहलाती है और रबी की ऋतु में भी यह फसल बोई जाती है। इस फसल में केवल 1 या 2 बार हल्की बौछार या सिंचाई की आवश्यकता होती है। और चना उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वह महाराष्ट्र राज्य अव्वल माने जाते हैं। अरहर यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। इसे लाल चना या पिजन पी के नाम से भी
जाना जाता है। इस दाल का आधे से अधिक उत्पादन महाराष्ट्र राज्य करता है। अन्य उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश व कर्नाटक राज्य कहलाते हैं, जो अरहर उत्पादक राज्य है। अगला टॉपिक है तिलहन फसल। वे फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन फसल कहते हैं। भारत के कुल 14% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती है। मालवा का पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये इलाके तेल उत्पादक इलाके कहलाते हैं। प्रमुख तिलहन फसलें कौन कौन सी है? मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, अरंडी और तिल, ये प्रमुख तिलहन फसलें कहलाती है। अमूमन पूछ लिया जाता है कि तिलहन फसलें किसे कहते हैं, तो वे फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है, जैसे मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, अरंडी और तिल। तो ये तिलहन फसलें पढ़ने के बाद अगला टॉपिक आएगा तिलहन फसलों की पहली फसल मूंगफली। भारत में पूरे संसार की लगभग 18.8% मूंगफली का उत्पादन होता है। यह सूखे प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। रबी और खरीफ और एक जायद, ये फसलें हमें भ्रमित कर देती है। याद रखिएगा, मूंगफली वर्षा आधारित और खरीफ की फसल है। दक्षिण भारत में, अगर आप दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उन इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पर यह रबी की फसल है। कौन कौन से राज्य है जो मूंगफली उत्पादन में अव्वल है? गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में मूंगफली की बम्पर पैदावार होती है। तोरिया वह सरसों, इनमें बहुत सारी फसलें तिलहन है, जैसे राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा, ये तिलहन फसलें हैं। यह उपोष्णकटिबंधीय फसल कहलाती है। यह भारत के मध्य व उत्तर पश्चिम भाग में रबी की फसल में बोई जाती है। यह फसल पाला सहन नहीं करती। सिंचाई के प्रसार, बीज सुधार, टेक्नोलॉजी के वजह से आज के समय में इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है। इनके उत्पादन का 1/3 भाग हमारे राज्य राजस्थान में होता है। इस फसल की प्रति हेक्टर उत्पादकता देखी जाए तो हरियाणा और पंजाब राज्य में सर्वाधिक है। अन्य तिलहन सोयाबीन, सूरजमुखी भारत के महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में बोया जाता है। सोयाबीन राजस्थान में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में ज़्यादातर पैदा होता है। फिर एक टॉपिक आएगा अगला, रेशेदार फसलें। अमूमन नाम से पता चलता है वे फसलें जिनसे धागे या रेशे बनाए जाते हैं, जैसे कपास, जूट भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसल है। इन फसलों से कपड़ा, थैला, बोरा या टाट आदि बनाई जाती है। तो
प्रश्न पूछा जा सकता है रेशेदार फसलें कौन सी है और रेशेदार फसलें क्या काम आती है। रेशेदार फसलों में पहली फसल आएगी कपास। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कपास कैसी फसल है, तो खरीफ की फसल है। देश के विभाजन में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो देश के विभाजन के समय भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादन का इलाका हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चला गया। भारत छोटे रेशे वाली भारतीय, लंबे रेशे वाली अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिम भाग में किस नाम से पुकारा जाता है? नरमा। कपास पर फूल आने के समय आकाश में बादल रहित होना चाहिए। भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। हमारे भारत के वे राज्य जो कपास उत्पादन में अग्रणी हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो ये राज्य है जो कपास उत्पादन में टॉप पर है। कपास टॉपिक है, यह वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से पढ़ें इसको और समझने की कोशिश करें। अमूमन कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है इनकी क्या क्या विशेषताएं। फिर एक अगला टॉपिक आएगा, वो आएगा जूट। रेशेदार फसल है, सीधी सी बात है। जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरी, सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। यह पश्चिम बंगाल की एक व्यापारिक फसल है। आज भारत विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल अकेला ऐसा राज्य है जो पूरे भारत की 3/4 जूट उत्पादन करता है। पेय फसलें, चाय व कॉफ़ी भारत की प्रमुख पेय फसलें कहलाती है। वेरी इम्पोर्टेंट है, ये हमारे देश के पेय पदार्थ है और पेय पदार्थ में चाय और कॉफ़ी। फिर हम चाय के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। चाय एक रोपण कृषि है। चाय पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। अमूमन चाय को पिया जाता है। काली चाय की पत्तियां किण्वित होती है, जबकि हरी पत्तियां अकिण्वित होती है। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन के प्रचुरता पाई जाती है। यह उत्तरी चीन की पहाड़ियों में देशज फसल है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई, जो आज भी देश की प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र कहलाता है। आज पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियाँ चाय उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। भारत के दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी व इलायची की पहाड़ियों के निचले ढलानों पर की जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है। विश्व में भारत लगभग 21.22% चाय उत्पादन करता है। चाय निर्यातक देशों में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत के असम राज्य के कुल क्षेत्र के 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है। इससे ये समझ में आ जाता है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य अगर कोई है तो वो राज्य है असम। चाय के अन्य उत्पादक राज्य
तो पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको इसमें से पूछा भी जा सकता है कैसी फसल है, पेय फसल है, रोपण कृषि है, और इनकी जो पत्तियों में कैफीन और टैनिन पाया जाता है, और असम राज्य चाय उत्पादन करने में अव्वल है। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ बड़ी फेमस मानी जाती है। भारत के दक्षिण के पश्चिमी घाट के नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियों की ढलानों पर ये फसलें बोई जाती है। लगभग दुनिया में दूसरे नंबर पर चाय उत्पादन में आता है। निर्यात करने के मामले में भी चीन के बाद भारत वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। अब हम चाय के बाद में पढ़ेंगे कॉफ़ी, जिसे अमूमन हिंदी में कहा जाता है कहवा। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। कॉफ़ी के बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। अमूमन आज हमारे गांव में चाय की थड़ियों पे, ढाबों पे हम चाय पीने जाते हैं तो कई लोग चाय नहीं पीते, तो उनकी जगह कॉफ़ी को पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। कॉफ़ी की 3 प्रमुख किस्म, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका, ये तीनों कॉफ़ी की प्रमुख किस्म कहलाती है। भारत अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है। भारत विश्व का केवल 3.17% कॉफ़ी उत्पादन करता है, और भारत का विश्व में कॉफ़ी उत्पादन के मामले में 8वां स्थान है, और ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में टॉप पर है। और वैसे आपको पता है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। भारत में कर्नाटक राज्य कॉफ़ी उत्पादन में पहले स्थान पर है। अब आएगा गन्ना। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। भारत में गन्ने की खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्र में की जाती है। जहाँ पानी भरपूर है उसी इलाके में गन्ने की खेती की जाती है। गंगा सिंधु के मैदानी भाग, इसकी अधिकतर बुआई उत्तर प्रदेश राज्य तक सीमित है। कहा जाता है भारत का उत्तर प्रदेश राज्य गन्ना उत्पादन में बेहतरीन स्थिति में है। पश्चिमी भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात है, जबकि भारत के दक्षिणी भाग में गन्ने की खेती कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। गन्ना एक भारी फसल है। इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सुक्रोज की मात्रा खत्म हो जाती है, और गन्ने से अमूमन गुड़ और खांड बनाई जाती है। भारत में कृषि का विकास। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी से लेकर आज तक हमारे देश में कृषि के विकास को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए। आज़ादी से पहले भारतीय कृषि केवल और केवल जीविकोपार्जन का माध्यम था कि इतना कर लें जिससे हमारे जीवन का गुजारा आराम से हो सके। देश विभाजन के दौरान जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 1/3 सिंचित भूमि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चले गई, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात कम रह गया। आज़ादी के बाद सरकार का तात्कालिक उद्देश्य क्या रहा? खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना। क्यों? जनसंख्या तेज़ गति से बढ़ रही है। तेज़ गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग पूरी करने के लिए अधिक से अधिक अनाज उत्पादन करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और अनाज उत्पादन पे ध्यान दिया गया। आज़ादी के बाद खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए, वेरी इम्पोर्टेंट है। जब हमारे देश को आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा खाने वाले अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने व्यापारिक फसलों की जगह खाद्य फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाया।
कृषि की गहनता को बढ़ाया, एक ही खेत पर अधिक से अधिक बार बार खेती करने पे जोर दिया। कृषि योग्य बंजर प्रति भूमि को कृषि भूमि में बदला गया, यानी ऐसी जमीन जो कृषि योग्य है लेकिन बंजर या बेकार पड़ी है, उस भूमि को कृषि भूमि में बदलें। गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कार्यक्रम की शुरुआत की गई। गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP प्रारंभ किए गए। परिणाम स्वरूप लगातार दो अकाल पड़ने से हमारे देश में अनाज का संकट उत्पन्न हो गया। तो स्थिति यह हुई कि हमें दूसरे पड़ोसी मुल्कों से या अन्य देशों से अनाज का आयात करना पड़ा। 1960 के दशक में गेहूं मैक्सिको और चावल फिलीपींस की किस्म जो अधिक उत्पादन देने वाली किस्म थी, हमारे देश में कृषि के लिए उपलब्ध कराई गई। कृषि के लिए उपलब्ध हुए बीज से भारत के कौन से राज्य? भारत के पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्र में एक तो रासायनिक खाद उच्च उत्पादकता की किस्म HYV को अपनाया गया। ये अमूमन जोर हरित क्रांति के समय दिया गया ताकि अधिक से अधिक बम्पर अनाज की पैदावार की जा सके। अगला आपका जो टॉपिक आ रहा वेरी इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति। उच्च उत्पादकता की किस्म HYV, रासायनिक खाद उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग कर कृषि विकास की स्थिति से खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अमूमन प्रश्न पूछा भी जाता है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो सीधा सा उत्तर होगा कृषि। और आपके परीक्षा में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, हरित क्रांति आने से हमें क्या लाभ मिला, क्या लाभ नहीं मिला। हरित क्रांति आने से कृषि में निवेश बढ़ा, उर्वरक के खादें लाई गई, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया, नए कृषि यंत्र प्रयोग में लिए गए, कृषि आधारित उद्योगों पर ध्यान दिया गया, छोटे पैमाने के उद्योगों पर ध्यान दिया गया और खाद्यान्नों के उत्पादन में हमारा देश आत्मनिर्भर बना। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन नमसा कृषि को अधिक से अधिक विशिष्ट बनाया गया और कृषि को स्थायी करना, पारिश्रमिक और जलवायु के अनुकूल बनाना, समग्र कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना, उपयुक्त मिट्टी नमी संरक्षण के उपाय के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY जैसी योजनाओं के माध्यम से हमारे देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। आज जैविक खेती के मामले में भारत का सिक्किम राज्य पूर्णतः आत्मनिर्भर है, यानी हमारे देश में 100% जैविक खाद का प्रयोग करने वाला राज्य अगर कोई है तो वो राज्य है सिक्किम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरकार के द्वारा कौन से प्रयास किए गए? कृषि उत्पादन में वृद्धि और कौन कौन सी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ? पिछले कुछ वर्षों में हमारा देश चावल और गेहूं के उत्पादन में पैदावार में बम्पर वृद्धि हुई है। गन्ना, तिलहन, कपास के उत्पादन में हमारे देश में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। सिंचाई के प्रसार से देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। बीजों की उत्तम किस्म, रासायनिक खाद, कीटनाशक, मशीनरी के प्रयोग को बढ़ावा मिला है। यह सब करने से हमारे देश के कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। अगर इतनी सारी टेक्नोलॉजी आई तो इस टेक्नोलॉजी के आने से कृषि के सेक्टर में बहुत सुधार हुआ।
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो हमारे देश के किसानों से जुड़ा है। भारत का किसान पोर्टल कृषि से संबंधित जानकारी के लिए किसानों के लिए एक मंच है जिसमें आपको खेती के संबंधित तमाम जानकारी मिलेगी। इसके अंदर बीमा, कृषि के भंडार, कौन कौन सी फसलें, कौन कौन से कीटनाशक दवाइयाँ, खेती से संबंधी कौन कौन सी मशीनरी, कौन कौन से उर्वरक बीज, बाजार के अंदर फसलों के मूल्य, कौन कौन से पैकेज, कौन कौन सी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और कैसी मिट्टी की उर्वरा शक्ति और भंडारण, इन सब के अलावा बीमा से संबंधित ब्लॉक स्तर का विवरण, इंटरएक्टिव मानचित्र, उपयोगकर्ता फॉर्म फ्रेंडली हैंडबुक, योजना के दिशा निर्देश, इन सभी की जानकारी भारत के किसान पोर्टल पे मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अमूमन पूछ लिया जाता है। आज हमारे देश में भारतीय कृषि के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हमारे सामने जो पहली समस्या है, अनियमित मानसून पर निर्भर। हमारी खेती मानसून का जुआ है। पूर्णतः हमारी खेती मानसून पर निर्भर है। मानसून अनियमित है, समय पर आता नहीं है। हमारे यहाँ निम्न उत्पादकता होती है। धान का उत्पादन है वो बहुत ही कमज़ोर है। वित्तीय संसाधनों की हमारे यहाँ बाध्यताएं हैं। लोग ऋणी हैं। अमूमन खेती के अंदर फसलें बोने, खेत का सुधार करने, तकनीकी का प्रयोग करने के लिए लोगों को अधिक से अधिक ऋण देना पड़ता है और हमारी कृषि अनियमित होने के कारण, हमारा मानसून अनियमित होने के कारण इतना अनाज पैदा नहीं होता कि वे ऋण चुका सकें। तो हमारे यहाँ अधिकतर किसान ऋणग्रस्त हो रहे हैं। भूमि सुधारों की कमी यानी ज़मीनों के ऊपर सुधार करने की जो कमी है वो एक समस्या है। छोटे छोटे खेत है, विखंडित जोतें हैं, वाणिज्यीकरण का अभाव है। हमारी फसलों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की दृष्टि में वाणिज्यीकरण नहीं है। व्यापक अल्प रोजगारी फैली हुई है। कृषि योग्य भूमि है वो निम्नीकरण है। कृषि विकास में हमारे यहाँ पर दोषपूर्ण नीतियाँ बनाई गई है और हमारे जो मिट्टी है उनकी उर्वरता बहुत ही कमज़ोर है। जब अंग्रेज़ों का राज था उसके दौरान कितनी भू राजस्व प्रणाली थी? उस समय 3 भू राजस्व प्रणाली थी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी। इम्पोर्टेंट है, जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी रही है। पूरे चैप्टर को हमने सही ढंग से निचोड़कर उनका पूरा सार निकालकर आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। फिर भी इंसान गलतियों का पुतला है। अगर कहीं आपको लगता है अगर कोई गलती रह गई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसके साथ ही इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आगे बता रहा हूँ। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? भारत जैसे देश में गहन निर्वाह कृषि की आवश्यकता क्यों है? भारतीय कृषि के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं? भारतीय कृषि के सामने अगर समस्याएं हैं तो आप और हम इनको दूर करने के लिए कौन से उपाय करेंगे? भारत का किसान पोर्टल किन किन बातों की जानकारी देता है? सतत कृषि के लिए कौन सा राष्ट्रीय मिशन अभियान है? हरित क्रांति क्या है? क्या वाकई में हरित क्रांति आने से भारत में कृषि का विकास हुआ है? रेशेदार फसलें कौन सी है और भारत के अंदर दलहन फसलें कौन सी है? भारत की तिलहन फसलें कौन सी है? भारत में फसल की ऋतु कितने प्रकार की है? और भारत में वर्तमान में भू वर्गीकरण के कितने प्रकार है? और भारत में कृषि विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? यह वीडियो हमने
बड़ी कोशिश और मेहनत करके आप तक पहुंचाने की दिलचस्पी की। अगर आप इस पाठ के पूरा सार और निचोड़ पढ़ने के बाद अगर इसमें कुछ कमी रह भी जाए तो आप इसको सही ढंग से इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन करें और अगला चैप्टर कुछ ही दिनों में हम आपके सामने पेश करेंगे और कक्षा 12वीं भूगोल विषय के तृतीय अध्याय की संपूर्ण जानकारी आपने इस वीडियो चैनल के माध्यम से पढ़ी। मैं लाइफलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, शुक्रिया।